चलिए आगे अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए देखें अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि आपको यूज करना है गॉस थ्योरम का, गॉस प्रमेय का आपको उपयोग करना है, ठीक है। और इसकी सहायता से अभी हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू, ठीक है। अनुप्रयोग मतलब हुआ इसमें यूज करना है हमको किसका, गॉस प्रमेय का। एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि इसमें गॉस थ्योरम का हमको यूज करना है। तो इसमें जो है सबसे पहला पढ़ते हैं कि किसी खोखले आवेशित गोले के कारण निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मतलब एक कोई खोखला समझते होंगे जिसका बीच का सतह क्या होगा, खाली होगा, वो ऐसा कोई आवेशित गोला है, आवेशित मतलब उस पे आवेश है और उसके कारण से हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर, ठीक है, उसके कारण। तो पहले हम समझते हैं इसमें तीन तरह का केस होता है या पोजीशन होता है। पॉइंट जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए तीन तरह का पॉइंट होगा या पोजीशन होगा, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर जिसपे प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान सभी जगह पे वितरित है, एक समान बटा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश, ठीक। इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो आर है, ठीक। अब इसके कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है यानी कि विद्युत क्षेत्र बनाना है। इसमें तीन तरह का पोजीशन होगा जिस पॉइंट पे हम बनाएंगे वो। पहला होता है कि जब पॉइंट को हम ले कहां पे, सरफेस के आउटसाइड, मतलब सतह के बाहर लें, ये जितना तक इसका सतह है उसके बाहर लें। दूसरा होता है सतह पर लें, इसके सरफेस पे लें। और तीसरा होता है सरफेस के इनसाइड लें यानी कि सरफेस के अंदर लें, ठीक है। तीन तरह का केस, सतह के बाहर के लिए यानी कि आउटसाइड द सरफेस, सरफेस पर यानी कि ऑन द सरफेस, और तीसरा सरफेस के अंदर यानी कि सतह के अंदर, इनसाइड द सरफेस। तो इसमें हम एक एक करके बनाते हैं। ये पहला है हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं खोखला गोला। इसी का दूसरा केस पढ़ेंगे हम सॉलिड स्फीयर का, मतलब ठोस गोला का, ठीक है। अभी खोखला गोला, खोखला का मतलब हुआ कि बीच का पूरा जो सरफेस है नहीं बोला, ये पूरा क्या होगा, खाली होगा। हॉलो का मतलब ये हुआ, ठीक। ये सरफेस केवल ये जो लाइन खींचा हुआ है ना बाहर में, वही केवल सतह है, सरफेस है, ठीक। तो देखिए पहला हम बना रहे हैं इसके सरफेस के बाहर के लिए। तो मान लीजिए कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, क्योंकि हमको पॉइंट रखना ही है इस सरफेस के बाहर, इस सतह के बाहर। इस कारण से हम केंद्र से कितनी दूरी पे, आर दूरी पर कोई निश्चित बिंदु लिए हैं पी। पहला हम बना रहे हैं बाहर का, दूसरा बनाएंगे सतह का, तीसरा बनाएंगे सतह के अंदर का। तो इसका पहला केस है होलो स्फीयर का, खोखला गोला का, कि जब निश्चित बिंदु कहाँ हो, सतह के बाहर हो, यानी कि वेन पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, इसके बाहर लिए, ठीक। तो जैसा कि हम पीछे पढ़े हैं गॉसियन सरफेस एक होता है इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ चार्ज को सरफेस के अंदर लाने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर कंडक्टर स्फीयर है मतलब गोला, अगर चालक गोला है तो इसका जो गॉसियन सतह बनता है वो भी गोला बनता है, गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो ये रेडियस है आर, जबकि इसके लिए यहां से स्फेरिकल सरफेस बना है, ये जो सरफेस बना है यही सरफेस कहलाएगा
गॉसियन सरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गॉसीय सतह, ठीक है। तो इसको सिर्फ बनाते हैं इसलिए है कि चार्ज जो हो ना, आवेश जो हो सतह के कहाँ चला है, अंदर चला है। ये इमेजिनरी होता है, मतलब काल्पनिक होता है, वास्तव में सरफेस होता नहीं। सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं कि हम गॉस थ्योरम का, गॉस प्रमेय का यूज कर सकें, क्योंकि गॉस प्रमेय का कथन स्टेटमेंट ही है कि केवल क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होगा, यानी बंद सतह के अंदर जो आवेश होगा उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इस पॉइंट पी पे एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर है डी ए वेक्टर, और क्योंकि चार्ज प्लस में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना, ठीक। तो इसमें जब लिखना शुरू कीजिएगा आप तो ऐसा लिखिएगा कि आर त्रिज्या का, छोटी आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। गोले के केंद्र से बड़ी आर दूरी पर कोई निश्चित बिंदु सतह के बाहर लिया गया है जिसका नाम P है। इस बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश जो है अल्पांश भाग का वो डीए वेक्टर है, जबकि विद्युत क्षेत्र जो है वो ई वेक्टर है। इतना हो गया। मतलब इंग्लिश में ऐसा होगा कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस r स्मॉलर इज टेकन ऑन विच या विच इज चार्ज विथ प्लस क्यू चार्ज, यानी कि जिसपे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर at a distance of r, point P is taken where elementary part का एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज डी ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर, ठीक। देन एट पॉइंट P, यानी कि निश्चित बिंदु P पर गॉस प्रमेय से, यानी फ्रॉम गॉस थ्योरम हम ये जानते हैं कि E डॉट डी ए बराबर है Q बाई एप्सिलॉन नोट के। गॉस प्रमेय से जो हम जानते हैं, गॉस थ्योरम से जो जानते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं, ये देखिए ई के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, जबकि हम गॉस थ्योरम में ऐसा पढ़े हैं कि फाई जो होता है वो बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के, और यही आप पीछे पढ़े होंगे कि फाई का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है किससे, ई डॉट डीए से। इसी का करते हैं तो डॉट है मतलब कोस थीटा, ई इंटू डीए इंटू कोस थीटा, और फिर डीए का इंटीग्रेशन होके ए हो जाता है, जो फाई का फॉर्मूला है। फाई इज इक्वल टू कितना, ई ए कोस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमको फाई नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र के रूप में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ फाई के रूप में ना यूज करके किस रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ई के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। या डॉट है, इसको हटाइए, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और इसके बाद फिर हो गया, थीटा के बदले क्या रखिएगा, तो इस डायरेक्शन में देखिए डीए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन, मतलब विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर भी उसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में। और दोनों जब तक एक ही दिशा में है मतलब क्या है, दोनों पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और समांतर का मतलब बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, थीटा बराबर 0 रखने पर या पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन डी ए का केवल होगा, तो E बाहर, अंदर में डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब इस पे आइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम पहले ही पढ़े कि जो गॉसियन सतह होता है, गॉसियन सरफेस होगा, उसका जैसा सरफेस होगा उसका एरिया रखना, मतलब उसका क्षेत्रफल रखना है जैसा गॉसियन सतह। तो गॉसियन सतह जो है उसके लिए त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, बड़ी आर। बड़ी आर, ई जब गोला है, चालक गोला था, तो इसका जो गॉसियन सतह बनेगा वो भी कैसा, गोला बनेगा। यानी कि अगर कंडक्टर स्फीयर था तो इसका गॉसियन सरफेस भी कैसा, स्फेरिकल ही होगा। तो स्फीयर के कारण से इसका आंसर बन जाएगा, इसका एरिया, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसके लिए आंसर यूज होगा कौन सा, कैपिटल आर यूज होगा। तो ई इंटू इसका डीए का होल इंटीग्रेशन, यानी कि डीए का पूर्ण समाकलन होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र चाहिए तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इधर इंटू में था, इधर आके डिवाइड हो गया। या इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय
आर स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब पॉइंट जो होगा कहाँ होगा, सरफेस के बाहर होगा होलो स्फीयर के लिए। यानी कि जब निश्चित बिंदु सतह के बाहर होगा किसी खोखले आवेशित गोले के, तब ई का फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है 1/4πε0 q/r²। ठीक है। अब इसके अलावा समझिए कि अगर यहाँ पे विद्युत विभव इसी बिंदु पे नोट का एक पॉइंट होगा, विद्युत विभव अगर भी हो तो भी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/4πε0 q/r। ये हो गया विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस पॉइंट पे पी पे। ये था आपका पहला केस जब पॉइंट जो है वो सरफेस के बाहर हो। ठीक। अब इसमें दूसरा बनाते हैं होलो स्फीयर का ही, खोखला गोला का ही, जब जो पॉइंट हो वो कहां पे हो, सरफेस पे हो। ये बनाए कब का, जब सरफेस के बाहर। ये पहला केस ए नंबर वाला केस था। बी नंबर वाला केस होगा जब पॉइंट जो है वो सरफेस पर ही हो। चलिए देखिए, पॉइंट जब सरफेस अभी बनाया पीछे कहाँ का, सरफेस के बाहर का। अब सरफेस पे ही लेना, यहीं पे कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र कितना ई वेक्टर। ठीक। अब समझिए अभी तुरंत हम पीछे बनाए थे गॉसियन सतह, जिससे कि आवेश जो चला है वो कहाँ चला है, बंद सतह के अंदर। गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ किए थे ना इमेजिनरी, जो कहाँ चला है जिससे कि चार्ज जो है वो इनसाइड में हो जाए, मतलब अंदर में हो जाए क्लोज सरफेस के। लेकिन यहाँ समझिए आप, अगर इस चार्ज को आपको जो दिख रहा है इसको अंदर लाना है, इसको गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह यहां से आप ड्रॉ कीजिएगा ना। और जबकि निश्चित है कि पॉइंट को आपको कहां रखना है, कंडक्टर के सरफेस पर ही रखना, क्योंकि हम पहला बना चुके हैं कंडक्टर के सरफेस के बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए। ठीक है। अब इस बार हमको बनाना है तब का जब निश्चित बिंदु सतह पर ही होगा, और सतह पर जब होगा तो यहां होगा बिंदु, ये तो निश्चित ना है। जब सरफेस पे होगा तो बिंदु P का, ये पॉइंट P जो है इसका पोजीशन फिक्स है। अब गॉसियन सरफेस अगर हम अलग बिंदु पे बनाएंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि गॉसियन सतह अलग जगह होगा और पॉइंट P क्या होगा, अलग जगह। अभी तुरंत पीछे बना है, जहां P था वहीं से ना गॉसियन सतह बनाए थे, गॉसियन सरफेस जो बताए थे वो। तो ये P है तो यहीं पे इसका गॉसियन सरफेस भी होगा। मतलब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी स्फीयर का बना रहे हैं, किसी गोले का बना रहे हैं, चाहे वो ठोस हो या खोखला, तो जब सतह पे बिंदु लीजिएगा ना, तो जो कंडक्टर का होगा यानी कि जो चालक का सरफेस है, इसी सरफेस पे होगा गॉसियन सरफेस भी। मतलब इसमें कहीं अलग नहीं दिखेगा। ये जो सतह है यही सतह इसमें होगा, कौन सा सतह, गॉसियन सतह यानी कि गॉसियन सरफेस। ठीक है। जब कहां होगा बिंदु P, सतह पर होगा, चालक के सतह पे होगा, यानी कि सरफेस पे होगा कंडक्टर के। तब अब समझिए इसमें बनाइएगा तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और एरिया वेक्टर कितना, डीए वेक्टर। ठीक है। अब इसको बनाना आप शुरू जब कीजिएगा तो इसमें जो पॉइंट का डिस्टेंस लिख रहे थे वो कौन सा था, कैपिटल आर था। ये छूट रहा है यहाँ पे, कैपिटल आर मतलब बड़ी आर जो है वो केंद्र से निश्चित बिंदु P की दूरी। फिर से उस शुरुआत में तो वही आपको लिखना है कि एक कोई चालक है, खोखला आवेशित तो गोला है, जिसकी सतह पे आवेश कितना प्लस Q है, इसकी त्रिज्या R है, इसके केंद्र से बड़ी आर दूरी पे निश्चित बिंदु P स्थित है। ठीक। शुरुआत से समझिए। अब शुरू से जब इसको बनाना आप शुरू कीजिएगा तो उसी पॉइंट P के लिए बना रहे हैं, तो देखिए तो शुरुआत से तो यही सब कुछ होगा, E डॉट डी इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। E डॉट डी ए गॉस थ्योरम ही यही है, गॉस प्रमेय ही यही है। ठीक। फिर थीटा के बदले फिर 0 ही रखना है, क्योंकि सब जगह पे जब भी हम ले रहे हैं तो पॉइंट P जो इसी पे हमको एलिमेंट्री पार्ट लेना है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम जानते हैं सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, यानी कि 90 के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा। मतलब जहां कहीं भी क्षेत्रफल सदिश हम लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के कैसे लंबवत होती है, सीधा। आवेश इसमें प्लस Q है, आवेश इसमें प्लस Q है, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस तरफ, बाहर की तरफ होगा। ठीक। अब देखिए इसमें ये जो सतह पर ये आपको चार्ज दिख रहा है, ये अगर कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के सरफेस पर ना चार्ज आपको दिखेगा ऊपर से कि प्लस Q ही है, ऐसा दिखेगा कभी कंडक्टर पर। चालक में जब आवेश कोई है दिया हुआ तो सिर्फ कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि मेटल का है, इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज है,
तो चार्ज हमको दिखेगा नहीं, जैसे इसमें हम फिगर में दिखा रहे हैं प्लस क्यू, तो मतलब ये हुआ कि जो गॉसियन सरफेस है ना, इसी सरफेस पे था चार्ज और उसी को घेरा गया है किससे, गॉसियन सतह से, गॉसियन सरफेस से, ठीक है। तो ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी ए कोस थीटा, फिर थीटा के बदले कितना 0, यहां तक सब कुछ है। इसमें क्या हो जाएगा कि कैपिटल आर मतलब पॉइंट का डिस्टेंस और रेडियस दोनों आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां तक का सेम वैल्यू आएगा, एकदम वही वैल्यू सब कुछ आना है, ठीक। लेकिन यहाँ जो हमारे पास कैपिटल आर के फॉर्म में आंसर है, क्योंकि ये सरफेस पर ही है, तो पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि दूरी, निश्चित बिंदु की दूरी, यह भी यहीं तक है और ये त्रिज्या ये भी यहीं तक है। मतलब ये दोनों आर का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी को हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इस आर को हम चेंज कर सकते हैं स्मॉल आर से, क्योंकि दोनों आर का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। ये हो गया यहां तक का आंसर। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम कि हॉलो, ठीक है, ये कैसा है, हॉलो है मतलब खोखला। और हम पढ़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 तरह का। जब लेंथ पे करते हैं, पर यूनिट लेंथ पे उसको लीनियर बोलते हैं, पर यूनिट एरिया पे उसको सरफेस बोलते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम पे उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब प्रति एकांक लंबाई पे बांटते हैं तो रैखिक बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बांटते हैं तो उसको से ये क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, और जब प्रति एकांक आयतन पे बांटते हैं तो उसको आयतनावेश घनत्व कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसमें खोखला है, ठीक है, और खोखला का केवल एरिया बनता है, मतलब क्षेत्रफल पर बढ़ता है। जब हॉलो होता है तो एरिया पे, यही सॉलिड बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम पे बटेगा, यानी कि जब ठोस होगा तो आयतन पर बटेगा, और जब खोखला है तो एरिया पे बटेगा, यानी कि क्षेत्रफल पे बटेगा। तो सिग्मा या पृष्ठ आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बाई ए। तो क्यू स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इस सिग्मा का आंसर है। ऊपर में क्यू, एरिया का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए त्रिज्या छोटी आर, ठीक। अभी पीछे भी तो यही आंसर आ रहा था, यहां तक का तो आंसर पीछे वाला पहले केस में था। इसमें सिग्मा के रूप में क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें जो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है वो गॉसियन सरफेस का एरिया था, जबकि जो चार्ज है कंडक्टर पर में है, तो चार्ज आवेश जो बटेगा वो चालक पर बटेगा कि गॉसियन सतह पर बटेगा। यहाँ आवेश था पिछला में नहीं था, इस पे नहीं बटेगा। आवेश जब भी बटेगा तो जो चालक है जिस पर आवेश है उस पर ना आवेश बटेगा कि गॉसियन सतह पर आवेश बटेगा। गॉसियन सतह तो हम काल्पनिक सतह सिर्फ बनाते हैं कि आवेश कहाँ चला है, सतह के अंदर चला है, ठीक है। तो जो चार्ज बटेगा यानी कि आवेश बटेगा इस सरफेस पर बटेगा, इस सतह पर बटेगा, और इसमें इसका अपना एरिया आ रहा। अपना एरिया आने का मतलब है कि गोला है, मतलब स्फीयर है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको अलग करके आप कीजिएगा, इसमें 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लीजिए, तो बाकी बचेगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इसको हटा दिए तो क्या बचा, ऊपर में क्यू, नीचे में 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर आंसर बन जाएगा किसका, सिग्मा का। तो आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चल देखें, ये हो गया आपका तब का आंसर जब आप सरफेस पे लेके बनाइएगा तब, ठीक। सरफेस पे लेके बनाएगा तब ये आंसर बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, के मतलब इसका अपना एरिया चलाएगा। जब सतह पे लेके बिंदु को बनाएंगे तब इसका अपना क्षेत्रफल आ रहा है, इस कारण से ये आंसर सिग्मा के रूप में बनेगा। सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़े थे क्यू बाई ए और क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ये आपका आंसर हो गया, तो फिर नोट का पॉइंट हो गया। इसमें देखिए E का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल डिपेंड करेगा किस पे, सिग्मा पे, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती हो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये तो निश्चित नहीं है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, तो बदलेगा किसका, सिग्मा का आंसर। तो इसका नोट का पहला पॉइंट हो गया। दूसरे केस का कि E जो है वो समानुपाती है सिग्मा के, यानी कि किसी भी जब सरफेस पे पॉइंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर हम पोटेंशियल बनाते हैं तो V का वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर ले या स्मॉल आर, दोनों का वैल्यू इक्वल है सरफेस के लिए, तो क्यू बाय आर। अब इसका भी हम सिग्मा के रूप में आंसर बना सकते हैं, कैसे? तो v इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4 पाई आर, जबकि हमको सिग्मा का आंसर बनाने के लिए वैल्यू कितना चाहिए? क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक आर यहाँ घट रहा, एक आर इंटू कर लीजिए, एक आर डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर जो सबसे नीचे ही चला जाएगा सबसे ऊपर, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, फिर आंसर बन गया सिग्मा का, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ये हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, पोटेंशियल ना, विद्युत विभव का वैल्यू। विद्युत विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर होगा। यहाँ बड़ी आर और छोटी आर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको भी हम सिग्मा के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/एप्सिलॉन अलग, क्यू बाई 4 पाई आर बचा, 4 पाई आर बचा, लेकिन हमको सिग्मा बनाने के लिए क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो एक आर से गुना किए और उसी आर से क्या कर दिए? भागा। ये जो सबसे नीचे में आ रही चला जाएगा सबसे ऊपर, बाकी बचा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर सिग्मा का हो गया, तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर बन गया। इसका मतलब है कि विद्युत विभव का यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सिग्मा के और आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व के और गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है विद्युत विभव का मान। कब? जब निश्चित बिंदु गोले की सतह पर होगा तब। तो इसमें दो केस पर है अभी हम किसी हॉलो स्फीयर के लिए। पहला, जब सरफेस के बाहर होगा, यानी कि निश्चित बिंदु जब सतह के बाहर होगा तब, और दूसरा जब निश्चित बिंदु कहाँ होगा? सतह पर होगा तब। तीसरा इसमें बचा हुआ है जब निश्चित बिंदु कहाँ होगा? इनसाइड में, यानी कि सतह के अंदर होगा, और फिर ही केवल खोखला का पर है, हॉलो का पर है। फिर 2 नंबर वाला केस पढ़ेंगे हम सॉलिड स्फीयर के लिए, मतलब ठोस गोला के लिए। ठीक है, आगे अगले दिन पढ़ते हैं।